हाय एवरीवन। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग पॉलिटी का रिवीजन करेंगे क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। तो हम लोग पॉलिटी का आज रिवीजन करेंगे, एकदम क्विक फास्टली करेंगे। जो ये नोट्स है एक मेरे पास खान सर का, इसी के द्वारा हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, चलिए संविधान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान जो बना था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो ये बना था कब? तो देखिए, बन के तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन लागू हुआ फिर 26 जनवरी 1950 को। 1950 को लागू हुआ। तो यही जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान, तो संविधान में क्या क्या चीज़ बना जो इतना टाइम में। और एक चीज़, संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? तो 2 साल 18 महीना, 11 महीना, 11 महीने 18 दिन, इतना दिन लगा था। तो इतना दिन कैसे लगा इसको बनने में? मतलब इस संविधान में क्या क्या है, तो हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए, संविधान में हमारा क्या है? टोटल हमारे संविधान में 22 भागों की चर्चा है जो संविधान में है। 22 भाषाएं हैं टोटल, मतलब टोटल 22 भाषाएं। तो इंडिया में बहुत सारी, लेकिन टोटल 22 भाषाओं को मान्यता मिला है। ये चीज़ मैंने बताया है कि कौन कौन से भाषाएं हैं। मैंने एक सीरीज बनाया है, उसमें 22 भाषाओं को, कौन कौन सा भाषा को मान्यता दिया गया, वो वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉलिटी का रिवीजन सीरीज कर रही हूँ, तो क्यों करना है तो इसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊँगी, क्योंकि पॉलिटी में ये भाषा कितने, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ये 22 भाषाओं को मान्यता मिली। और किस भाषाओं को नहीं है, तब कभी ये क्वेश्चन पूछता है। तो राजस्थानी इंग्लिश को भी नहीं मानता, तब जबकि इंग्लिश सब जगह यूज हो रहा है। और भोजपुरी, बिहार का भोजपुरी, ये सब को मान्यता नहीं मिला हुआ है। ये ऑप्शन में देता है कि कौन से भाषा है संविधान में मान्यता मिला हुआ है। तो भोजपुरी, राजस्थानी, इंग्लिश, ये सब को मान्यता नहीं मिला हुआ। ओके, तो चलिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 भाषाएं को मान्यता मिला है। कितने अनुच्छेद हैं, यानी आर्टिकल? तो ये आर्टिकल 395 है, टोटल आर्टिकल 395 है। ओके, और फिर शेड्यूल यानी अनुसूची कितना? 12 अनुसूची है। सबसे पहले 8 अनुसूची था, ठीक है। तो फिर 4 अनुसूची संविधान संशोधन करके 4 अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। तो 4 अनुसूची कौन कौन से जुटा था? देखिए, 8 अनुसूची के बारे में, पहला अनुसूची तो ये राज्यों का यूनियन है, फिर दूसरा वेतन है, तीसरा शपथ की चर्चा है, राज्यसभा में सीट SC ST, फिर पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को मतलब क्या क्या, कौन कौन से, उसके बारे में, फिर शक्ति का विभाजन यानी कि केंद्र और राज्य में कौन कौन सी शक्ति रहेगी या दोनों में कौन कौन रहेगा। फिर 8वां, देखिए 8वां में भाषाओं की चर्चा है, यहाँ तक तो पहले से था बना हुआ। ओके, और फिर 9वां में भूमि सुधार कॉन्स्टिट्यूशन आया। ये जो भूमि सुधार आया ना, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था को मेनली हटाने के लिए जो भूमि सुधार संशोधन आया था। फिर 10वां में दल बदल, जो नेता सब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में बदल जाते हैं, तो वो चीज़। फिर 11वां में पंचायत और 12वां में नगर पालिका, ठीक है, ये है। तो चलिए देखते हैं नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ, जल्दी जल्दी। पहला, भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है, ये बात सही है। तो पहला अनुसूची में। दूसरा, वेतन, यानी सबसे पहले वेतन दिया जाएगा, कोई भी यहाँ के नियुक्त रहेंगे तो उनको वेतन मिलेगा, उसके बाद शपथ लेगा, वेतन के बाद शपथ लेगा, यानी वेतन का चर्चा कितना लेंगे देंगे ये चीज़ हो जाएगा, उसके बाद शपथ लेंगे, ठीक है। फिर राज्यसभा में कितने सीट है? राज्यसभा, देखिए सांसद में मेनली को इतने 2 सदन है, 2 मतलब कि 2 घर हैं, एक तरह समझिए, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ लोकसभा में तो सब जो रहते, फिर राज्यसभा में कितना सीट होना चाहिए इसका भी चर्चा है, चौथा अनुसूची में अलग से। फिर 5वां अनुसूची में ST SC प्रशासन, ST SC का प्रशासन मतलब ST SC के लिए क्या क्या होगा, ये चीज़ का प्रबंध है। फिर पूर्वोत्तर राज्य किसको बोलते हैं? इधर वाला राज्य को तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब हैं।
इन सबों की चर्चा है अलग से। क्यों? क्योंकि यहाँ ना पूर्वोत्तर राज्यों का स्पेशल चर्चा क्यों है ना कि इंडिया से ये मतलब बहुत, यहाँ पे बंगाल है ना, बंगाल से बहुत पतले रास्ते से जुड़ा हुआ है और चाइना इसको अलग करना चाह रहा था, इसीलिए इसका अलग से चर्चा पूर्वोत्तर राज्य को करके छठा अनुसूची में डाला गया। फिर शक्ति का विभाजन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, शक्ति का विभाजन, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा था। शक्तियों का विभाजन यानी शक्ति का विभाजन किसका होगा, तो यानी जो शासन जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ होगा, यानी केंद्र में, राज्य में। तो देखिए केंद्र में, केंद्र को ही संघ बोला जाता है, तो केंद्र में 100 विषय डाला गया कि क्या क्या उसके पास शक्तियाँ रहेगी। फिर राज्य सूची में कौन कौन सी शक्तियाँ होनी चाहिए, तो ये डाला गया कि राज्य सूची में 66 पहले था, अब घटा के 61 कर दिया गया है। पहले 66 था, अब घटा के 61 कर दिया गया। ठीक है, समवर्ती मतलब दोनों में ये शक्तियाँ रहेंगी। तो पहले 47 था, अब 52, यही इसी से निकाल के ना, राज्य से निकाल के समवर्ती यानी दोनों के लिए कर दिया गया। अपशिष्ट मतलब मिसलेनियस, शेष मतलब कि बाकी जो आगे आएगा उसमें कौन सी शक्तियाँ होंगी। तो जैसे बाद में देखिएगा क्या आया, साइबर आ गया, अंतरिक्ष वाला, इंटरनेशनल ये सब अंतरिक्ष वगैरह, सैटेलाइट वगैरह आ गया, तो इसमें क्या क्या कौन शक्तियाँ रहेगी। फिर परमाणु ऊर्जा, ये सब अपशिष्ट सूची में आ रहा है। फेसबुक, व्हाट्सअप ये सब आ गया, तो ये सब का विनियम बना है, तो वो किस सूची में आया था, मिसलेनियस या मिसलेनियस सूची में आ गया। तो देखिए संघ में 100 विषय है, मेनली 100 विषय हैं, तो 100 ये पूछा जाता कि किसमें कौन सा विषय है। तो संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य में अब 61 रह गया, 66 था, समवर्ती में 42 से 52 हो गया। अब मिसलेनियस में कोई फिक्स नहीं है, जितना आते जाएगा इसमें जुड़ते जाएगा आगे का। सबसे मेन संघ में सेना का जो भी रहेगा ना वो केंद्र सरकार ही लेगा डिसीजन। फिर जनगणना में भी केंद्र सरकार कराएगा। फिर बैंक के रिलेटेड भी केंद्र सरकार, फिर रेल, ये सब भी केंद्र सरकार के अंदर, क्योंकि ये सब बड़े बड़े चीज़ें पूरे देश पे फर्क पड़ेगा इसके नियम बनने से, तो इसीलिए संघ करेगा। फिर राज्य मतलब अपने अपने राज्य में, तो अपने अपने राज्य में देखिए कृषि होता है, अपना अपना राज्य में कृषि होगा तो अपना कृषि के अनुसार बनाएगा नियम। फिर अपना अपना पुलिस होता है, तो पुलिस किस तरह से रहना अपने क्षेत्र के अनुसार उस तरह से नियम बनाएगा। फिर प्रशासन कैसा होना अपने राज्य में उस तरह का नियम बनेगा। समवर्ती यानी शिक्षा तो राज्य और केंद्र दोनों में होता है, तो शिक्षा के लिए दोनों बना सकता है नियम। फिर नियोजन मतलब जो नियोजन वगैरह निकलता है, तो सरकार अपना, केंद्र सरकार अपना बना सकता है और राज्य सरकार अपना बना सकता है। फिर मजदूर ये सब के बारे में भी, अपरिवार नियोजन ये सब में भी अपना राज्य जिस तरह से आबादी रहेगा उस तरह से अपना बनाएगा नियम। ठीक है, फिर अपशिष्ट में तो साइबर, अंतरिक्ष, परमाणु, फेसबुक, व्हाट्सअप ये सब जो है ये सब पे यही बनाएगा, मिसलेनियस वाला में आएगा शक्ति का विभाजन में। इसमें क्या बताना मैं चाह रही थी, तो शक्तियों का विभाजन हम लोग देख लिए। अब देखिए यहाँ तक हो गया शक्ति का विभाजन, इसमें ज़्यादा घुसना नहीं है, बस कौन कौन सी शक्तियाँ इंपॉर्टेंट है ये कि पहले 66 था, अब 61 हो गया, 42 से 52 हो गया। ठीक है, अब 8वां में तो मैंने बताया है कि भाषाएं 22 भाषाओं की चर्चा है। जैसे बाद में फिर अनुसंशोधन करके ना 2-3 संशोधन हुआ था, तो मणिपुरी, कंकोड़ी, देखिए 21वां संविधान भाषाएं था ना, तो इसमें भी पहले ना 14 ही भाषाएं थे। ठीक है, तो उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन और फिर 96वां संविधान संशोधन द्वारा ना 8 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये चीज़। फिर 9वां में भूमि सुधार जमींदार उन्मूलन को हटाने के लिए आया था, मैं बताएं। पंचायत, 10वां पंचायत लाया गया। पंचायत इसलिए लाया गया क्योंकि जो भी गांव में थे ना, गांव में मेनली केंद्र या राज्य द्वारा डायरेक्ट नहीं हो रहा था, नियम बन रहा था या उस पर ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए पंचायत लाया गया। पंचायत को मेनली महात्मा गांधी ने पहले ही बोला था, तो उसी पे विचार करके फिर पंचायत को जोड़ा गया। पंचायत में अब इसमें भी पूछा था कि कितने सब्जेक्ट हैं और कितना विषय जुड़ा हुआ, तो पंचायत में 29 विषय जुड़े हुए हैं। और फिर नगर पालिका में 18 विषय है, मतलब कौन कौन विषय, मतलब कि क्या क्या चीज़ उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ये चीज़ का चर्चा। तो 29 विषय 18 विषय याद रखना है। चलिए अब तो हम लोगों ने देख लिया कितना अनुसूची, तो 12 अनुसूची है, पहले 8 था, अब 4 बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया। ये चारों को कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया ये चीज़ भी पढ़ना है।
कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए भाषाओं को किस देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 है, 8 भाषा यहाँ तक तो पहले था ही। 9वां भूमि सुधार आंदोलन पहला, ये 8वां है, 9वां है, 10वां 11वां नहीं दिया हुआ है, दल बदल, ठीक है। तो 9वां जो है ना भूमि सुधार आंदोलन, सबसे पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार पे हुआ था जो 1951 में हुआ था। फिर उसके बाद दल बदल, जो जैसे कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जीतने के बाद तुरंत हो जाता था, इसीलिए रोकने के लिए उसके बाद 1985 में 52वां संविधान संशोधन, मतलब कि संशोधन होते गए तो 52वां नंबर में, तो 52वां संविधान संशोधन में दल बदल आया। एक मिनट, दल बदल 52वां संविधान संशोधन द्वारा ऐड हुआ। फिर पंचायत को 73वां संविधान संशोधन द्वारा, और नगर पालिका उसके बाद तुरंत ही 74वां संविधान, दोनों में हो गया। तो ये चीज़ याद रखना। और पंचायत में कितना सब्जेक्ट, 29 सब्जेक्ट, और नगर पालिका में 18 सब्जेक्ट। ये मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि एक साथ याद रखने से ना जल्दी याद रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद भी देखने को मिलेगा। तो अब टोटल देखिए, तो टोटल हम लोगों ने 12 शेड्यूल देख लिया, अनुसूची को देख लिया। अब आर्टिकल पे आते हैं। तो आर्टिकल कितने हैं हमारे? 395 आर्टिकल है, जिसमें से भी भाग कितना है, अनुसूची पार्ट कितना बनाया गया। अब लेशन, अब सबको एक साथ नहीं ना पढ़ जाएगा, तो कौन किस में डिवाइड, तो 22 पार्ट में था, 22 पार्ट में था ना, तो इसीलिए पहला भाग में कौन कौन से था? पहला भाग फर्स्ट भाग अनुसूची का फर्स्ट भाग में ना, फर्स्ट भाग में 1 से 4 तक है आर्टिकल। पहला क्या क्या है? पहला जो राज्यों, भारत है जो राज्यों का संघ है, राज्य संघ का क्षेत्रफल, मतलब कि राज्यों का पूरा संघ है। यही चीज़ फिर अनुसूची फर्स्ट में भी बोला गया था कि राज्यों का संघ है भारत, ठीक है। दूसरा में फिर दूसरा, अब राज्यों का संघ है तो उसके बाद विदेशी राज्य को भी अपने में मिला सकता है, यानी बाहर से जो भी विदेशी अगर जगह मिलेगा तो उसको अपने में मिला सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, सिक्किम को 16 मई 1975 को अपने देश में मिलाया गया, और 2 संविधान संशोधन द्वारा, मतलब कि पहले 34वां संविधान संशोधन में ना इसको इंक्लूड किया गया, फिर सह राज्य बनाया गया, फिर 35वां में ना इसको टोटली मिला लिया गया, फिर सिक्किम को मिला लिया गया। तो यानी बाहरी राज्यों को अपने में मिला सकता है। फिर जो अपने देश के अंदर जो भी है उसको तोड़ फोड़ कर सकता है, यानी किसी भी राज्य को तोड़ फोड़ कर सकता है। जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो वो चीज़। और फिर तीसरा चौथा में जो अगर कुछ भी संशोधन होगा तो पहले से राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है, तो इसमें राष्ट्रपति को हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। ये अब क्या दिया हुआ है, हाँ, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला, भाषा आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग इसके घर आयोग अपने भाषाई को विरोध किया। देखिए, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पहले ना जब संविधान बना था ना, उसके बाद जो इंडिया का अपने में मिला था, तो सिर्फ ABCD करके ही स्टेट्स थे, ABCD इस तरह से मतलब करके स्टेट थे भागों में। तो उसके बाद में फिर जब आयोग का गठन किया गया, कि भाषाई आधार पे आयोग का गठन हुआ, क्योंकि यहाँ पे ना आंध्र प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा था। यहाँ पे पट्टू श्री रामतुल्ला थे ना, तो उन्होंने विद्रोह किया था, तो उनका विद्रोह करते करते भूख हड़ताल में मौत हो गई। तो इससे बहुत ज़्यादा विद्रोह भड़क गया, तो इसीलिए पहला राज्य आंध्र प्रदेश यही बना। और इसी के अनुसार फिर पूरा राज्य 14 राज्य और 6 UT बना, यूनियन टेरिटरी। तो सब यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके धरा आयोग सबसे पहले भाषाई राज्यों को विरोध किया, फिर लेकिन जब उसके बाद फिर 1 अक्टूबर 1953 को ये आंध्र प्रदेश बन गया। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बन गया, किस आयोग के द्वारा? तो फजल अली आयोग के आधार पे। और फिर राज्यों के मान्यता पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित UT बन गए, ठीक है। ये बस यही कहने का मतलब है। बस इसमें यही याद रखना कि 2 आयोग का गठन हुआ। पहला जो इसके धर आयोग भाषाएं के आधार पे विभाजन करने के लिए मना किया, मतलब विरोध किया, लेकिन फजल अली आयोग बाद में अपना पेश करता है, और उसके बाद फिर भाषा आधार पे राज्यों का गठन हो जाता है। चलिए, तो अब भाग 1 कंप्लीट हो गया। 1 से 4 तक का क्या था? भाग 1 में तो क्या था? भाग 1 में पहला भारत यूनियन है, इंडिया राज्यों का संघ है, दूसरे को मिला सकता है अपने में,
फिर अपने में जो है उसको तोड़ फोड़ सकता है, अलग अलग कर सकता है, मतलब कि स्टेट का डिवीजन कर सकता है। फिर चौथा में अगर संशोधन होगा तो तीसरा चौथा में जो होगा उसमें से राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्व सूचना उनको दे दिया जाता है। ठीक है। फिर अब भाग 1 कंप्लीट हो गया। दूसरा में नागरिकता मेनी सिटीजनशिप की चर्चा, यह इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक है। भारत में कैसे नागरिकता है, तो यानी एकल नागरिकता है, एकहरी नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब कि यहाँ अगर भारत का नागरिकता रहेंगे तो विदेश का नागरिकता खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, तो यूके से लिया गया। यूके ब्रिटेन में ही के, तो यहाँ से ही लिया गया है। नागरिकता कानून मतलब नागरिकता का से कानून रिलेटेड कौन बनाएगा, तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री बनाएगा। अब इसी में देखिए आर्टिकल 8 में क्या गया कि अगर विदेशी भ्रमण के लिए, नौकरी के लिए बाहर लोग जाता तो उसमें नागरिकता खत्म नहीं होगी। फिर आर्टिकल 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। विदेश में अगर जाकर नागरिकता ले लिए तो इंडिया का खत्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो इससे नहीं खत्म होगा। और फिर 10वां, भारत की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब कोई विदेशी मतलब कि देश विरोधी काम नहीं करेगा, यानी कि कुछ भी तरह से देश विरोधी काम, जैसे कि चोरी चकारी, किसी का मर्डर और मतलब बम फोड़ना, इस तरह का काम अगर कुछ कर दिया देश विरोधी काम, तो उसका नागरिकता खत्म हो जाएगा। 10 में लिखा हुआ गया। फिर 11 में नागरिकता संबंधी कानून बनाती है जिसका जिम्मेदार गृह मंत्रालय होगा। ये तो बोलेंगे अब पहले में। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ब्रिटेन से लिया गया ना, यूके से नागरिकता, तो इसमें भी ना मतलब कि किस तरह से 5 एकहरी नागरिकता, तो इसमें भी 5 तरह का मतलब कि नियम बताया गया कि कैसे एकहरी नागरिकता रहेगी। तो पहला वंश के आधार पर रहेगा, वंशानुगत चल रहा है तो। फिर दूसरा क्षेत्र के आधार पे, अगर यहाँ पे जमीन जायदाद रह रहा है तो वो भी नागरिकता रहेगा। फिर तीसरा देशीकरण के आधार पे, यानी कि बाहर से आके अगर विदेश लोग वाला लोग जैसे कि कहीं से आके 10 साल तक यहाँ तक रेगुलर रह गया तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है। या तो और 7 साल तक रहेगा तो उसको पंजीकृत हो जाएगा, यानी उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसको 10वां साल में उसको नागरिकता मिल जाएगा। फिर जन आधार पे, यही चीज़ है। देखिए 5 विधि का चर्चा, वंश के आधार पर, जन के आधार पर, क्षेत्र मिलने के आधार पर, जैसे कि सिक्किम वगैरह लोग को नागरिकता मिल गया पंजीकृत, और 10 साल तक देशीकरण करने पर। फिर अब में सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा भाग है जिसमें फंडामेंटल राइट की चर्चा है 1235 तक। ये कहाँ से लिया गया, यूएस से। नागरिकता कहाँ से लिया गया था, तो यूके से, ब्रिटेन से लोग ही शासन किए थे, तो ब्रिटेन के जैसा ही नागरिकता भी लिया गया। इस तरह से याद रखना। फिर यूएस से मूल अधिकार लिया गया क्योंकि यूएस का संविधान अच्छा था, तो उस वहाँ देख के, संविधान देख के वहाँ का मतलब कि मूल अधिकार लिया है, किस तरह से मूल अधिकार होना चाहिए। मेनली इसमें 12 से 35 में मूल अधिकार है। मूल अधिकार यूएस से लिया गया, वह व्यक्ति को जन्म से मिलता है तथा इसमें अस्थायी बंदोबस्त देखिए मूल अधिकार पे, नागरिकता पे नियम कौन बनाएगा, तो सांसद। या प्रतिबंध कौन लगाएगा या रोक कौन लगाएगा, तो सांसद। लेकिन इसका रक्षा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है। और निलंबन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति, यानी कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मना कर देगा तो राष्ट्रपति। कौन सा नागरिकता कभी निलंबित नहीं होगा, 20 और 21 गलत लिखा प्रिंट, 20-21 कितने प्रकार की, 6 प्रकार का है नागरिकता। हटाया गया है, एक संपत्ति का अधिकार वाला हटा दिया गया, वो संपत्ति वाला अधिकार संशोधन करके ना फंडामेंटल राइट से हटा के अलग से कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। तो देखिए किस तरह से मूल अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18, 1922। फिर शोधन नहीं, मतलब शोषण किसी का नहीं कर सकते 23-24 में। धार्मिक से रिलेटेड 25 से 28, संस्कृति से रिलेटेड 29-30। संपत्ति वाला हटा के कानूनी में कर दिया गया। और फिर उपचार, मतलब कि अब इसमें से अगर किसी का हनन होता है तो क्या उपचार होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैसा मतलब नियम लगाएगा, तो इससे उपचार के लिए भी बताया गया। 32 में रीट वगैरह नहीं निकाला जाता है। ठीक है। तो मूल अधिकार में कितने तरह की नागरिकता है, तो 12 से 35।
ठीक है। तो पहला 12 में क्या बोला गया है, 12 वाला दिया नहीं है, देखिए मेनली 12 में क्या लिखा गया है, 12 में न मेनली डिफिनीशन लिखा गया। आर्टिकल 12 में डेफिनीशन यानी कैसा फंडामेंटल राइट होना चाहिए, डेफिनीशन परिभाषा चर्चा है, मतलब कि किस तरह से होना चाहिए, बेसिक थिंग्स क्या होना चाहिए फंडामेंटल राइट में, वो बताया गया। पहले कोई चीज़ रहता है तो पहले उसका डेफिनीशन दिया जाएगा, तभी ना उसके बाद में चर्चा होगा। तो ये डेफिनीशन दिया गया और इसी में मतलब कि स्टेट की चर्चा, यानी अपना अपना स्टेट मतलब राज्य नहीं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड, ONGC, ये सब अपने में ही एक मतलब स्टेट है, मतलब अपना वो नियम खुद बना सकता है, ये सब जैसा। ठीक है। तो डेफिनेशन की चर्चा 12 में। 13 में मान लीजिए ना डिग्रेडेशन, यानी कि इसमें अल्पीकरण की चर्चा। अल्पीकरण मतलब कि किसी अगर ये नागरिक फंडामेंटल राइट से किसी भी व्यक्ति समाज को अगर कोई भी हानि हो रहा है तो ये वो उस चीज़ पे उसको हटा सकते हैं, ये चीज़ का चर्चा है 12-13 में। जैसे कि 3 तलाक हटा, वही इसका एग्जाम्पल है। अब 14 में तो पता ही गया समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार कहाँ से, 14 से 18 तक था। तो किस तरह से समानता, तो 14 में विधि के समीप समानता, यानी कि कानून के सामने मतलब सबको एक समान रखा गया, राइट टू इक्वलिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। जाति धर्म लिंग का आधार पर समानता, यानी जाति पे समानता 15 में, 15 से याद रखिए 15 में बीचों बीच, यानी कि जाति या धर्म से रिलेटेड समानता, मतलब इस पर कोई भेदभाव नहीं होगा जाति धर्म से रिलेटेड। फिर 16 में नौकरी में समानता, यानी लड़का लड़की सबको सेम नौकरी मिलने में समानता होगा, किसी पे भेदभाव नहीं रहेगा, रखा जाएगा। फिर छुआछूत का अंत अनटचेबिलिटी, राइट टू अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, मतलब कि किसी को पहले छुआछूत माना जाता था तो वो सब चीज़ नहीं रहेगा। तो 17 में छुआछूत है, ये सबसे मतलब रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत BPSC में। फिर उपाधि टाइटल वगैरह का अंत कर दिया गया। उपाधि जैसे कि किसी को जैसे पहले राजा लोग रहते थे ना, विक्रमादित्य की उपाधि, जैसे अभी भी विदेशों में नाइटहुड की उपाधि, तो ये सब नहीं रख सकते आप। बस ऐसा उपाधि रख सकते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे कि इंजीनियर का, डॉक्टर का DR लगा सकता है, डिफेंस में है तो उसमें कर्नल वगैरह, ये सब लग सकता है। लेकिन जो वंशागुणत चाहिए ये सब उपाधि है ना, वो सब नहीं रख सकता है। तो 14 से 18 में क्या है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। 14 में पहले विधि के सम्मुख समानता, फिर जाति लिंग पे 15 में, लोक नौकरी में समानता 16 में। ये क्वेश्चन पूछा था कि नौकरी की समानता यहाँ पे है ना, फंडामेंटल राइट में भी चर्चा है। फिर फंडामेंटल ड्यूटी जो पढ़ेंगे ना उसमें भी चर्चा है एक जगह, आर्टिकल 41 में, 41 में ही 40 नहीं 39 उसको बोला था, 39 इसमें है ना। जैसे यहाँ पे नौकरी में समानता लिखा है, लेकिन उसमें लिखा है कि स्त्री पुरुष जो भी रहेगा ना उसको समान वेतन मिलेगा अगर सेम पोस्ट पे है तो। ठीक है। तो ये चीज़ देख ली। अब स्वतंत्रता का अधिकार, किस तरह से का स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास है, तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में है, 14 से 18 तक था समानता का अधिकार। ठीक है। तो जैसे अभिव्यक्ति 19 में ही लिखा गया है, आर्टिकल 19 में ही बताया गया है अभिव्यक्ति, यानी देखिए इसके याद रखने का सबसे तरह, बोलने का पहले अधिकार होना चाहिए। फिर अगर बोलने का अधिकार है आपके पास तो आप अगर अच्छा बोल लेते तो सभा कर लीजिए, नहीं RTI कर लीजिए। फिर अगर आप सभा के बाद उसके बाद प्रेस में बोल सकते हैं तो प्रेस की स्वतंत्रता। फिर झंडा भी फहरा सकते हैं, बोलने की आज़ादी, विदेश भ्रमण की आज़ादी, इस तरह का। तो ये सब अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसी में से एक संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया, 19 के 6 में से संपत्ति का अधिकार निकाल के कानूनी अधिकार बना दिया गया। फिर एक अपराध की 20 में भी कौन सा फंडामेंटल राइट कभी हटा नहीं सकते, तो 2 था ना 20 और 21, यही 20 जो एक अपराध का एक ही सजा होगा, मतलब कि अगर एक अपराध किए हैं ना तो आपको एक ही सजा मिलेगा, जिस टाइम अपराध किए हैं उसी टाइम के कानून के अनुसार मिलेगा। ठीक है। और फिर 21वां प्राण, कोई भी अगर इमरजेंसी वगैरह कुछ भी लगता है तो अपना प्राण और देह, मतलब कि अपना पर्सनल चीज़ को आप
आप रक्षा कर सकते हैं, इसका स्वतंत्रता। ये कभी हनन नहीं होता, इमरजेंसी लगने पे 20-21 यही दोनों कभी हटता नहीं है। अब 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी गिरफ्तारी से क्या क्या, मतलब गिरफ्तारी होने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ में है। तो गिरफ्तारी से संरक्षण का भी चर्चा इसी में है। तो इसमें बहुत डिटेल से थोड़ा पढ़ना है गिरफ्तारी से संरक्षण में। इसमें भी प्रिवेंशन डिटेंशन ये सब पढ़ना। प्रिवेंशन डिटेंशन के थ्रू ना 3 महीने के अंदर और 6 महीने के बाद तक आपको रखा जा सकता है, मतलब निगरानी में। फिर गिरफ्तारी से संरक्षण में आपको FIR का कारण पता होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर वो जज के अंदर प्रेजेंट करेगा पुलिस। फिर वकील आप रख सकते, इस तरह का। तो इतना डीप में अभी रिवीजन में नहीं जाना है, बस इसको रिवीजन करते चलना है हम लोग को कि 14 से 18 तक स्वतंत्र समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, जिसमें देखिए लिए विधि के समक्ष समानता, जाति में नौकरी में छूत नहीं मान सकते, उपाधि का 18 तक। ये छूत वाला बार बार पूछा जाता है। फिर 19 में व्यक्ति की आज़ादी, सभा करने की, संगठन, भ्रमण, घूमने की आज़ादी, ये सब का है। एक अपराध का 1 सज़ा और प्राणदंड की स्वतंत्रता, ये 20 और 21 कभी हटाया नहीं जा सकता, ये इमरजेंसी में भी लागू रहता है। और 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। अब शोषण के विरुद्ध यहाँ तक हो गया, 22 तक। राइट टू फ्रीडम, अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि शोषण के विरुद्ध, ठीक है। तो शोषण किस तरह से नहीं हो चाहिए, 23 में दिया हुआ, छोटे बच्चे से बाल श्रम, बेरोजगारी नहीं करा सकते, मतलब कि छोटा बच्चा से आप काम नहीं करा सकते, बेगारी वगैरह। फिर 24 में लिखा है कि बच्चा है, अब 14 वर्ष हो गया है तो 14 वर्ष के बाद काम कर सकता है, लेकिन खतरनाक काम नहीं कर सकता, जैसे कि माइनिंग वगैरह वाला, हमें कोयला खदान ये सब में काम नहीं कर सकता, छोटा बहुत काम कर सकता है। अब 25 में अंतःकरण राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता, 25 में देखिए, इसी से याद रखना, इसके पीछे 15 में धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब कि 15 में था ना स्वतंत्र, जाति धर्म में मतलब नो भेदभाव नहीं होगा, जाति धर्म से रिलेटेड है। फिर जाति धर्म से रिलेटेड 25 में भी आ गया, तो मतलब मैं एक याद करने का एक बता रही हूँ। तो धार्मिक स्वतंत्रता 25 में मिल गया, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता में अपना अपना धर्म में, जैसे लोग महिलाएं सब सिंदूर बिछिया ये सब पहनती हैं। फिर मुस्लिम में टोपी पहना जाता है, बुर्का वगैरह ये सब पहनने की स्वतंत्रता है, अपना अपना जाति के अनुसार पहन सकते, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। फिर 29, 26, 27, 28 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसमें नहीं दिया गया, निकल बता देती हूँ। 26 में क्या है ना कि जैसे कि अब इसी के बाद धर्म से रिलेटेड वाला देखिए, मेनली ना 26 में है ना, 25 तक पढ़ चुके हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता, तो हम लोगों ने देखा था ना, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध 23 से 24 यहाँ तक हो चुका है। 25 में 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो यही चीज़ लिखा है, पहला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 में है। उसके बाद 26 में ना कि अगर पंडाल वगैरह जैसे कभी लगता है दुर्गा पूजा में, तो ये सब धार्मिक स्वतंत्रता वाला काम आदमी कर सकता है। जैसे नमाज वगैरह कभी रोड पे पढ़ा जाता है, तो ये सब कर सकता है। 26 में इसका चर्चा है, ओके। और फिर 27 में है ना कि धार्मिक कार्य जो भी हो उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा, सबसे बड़ा यही। और अभी में सबसे बड़ा करप्शन का कारण यही बन गया, धार्मिक कार्य में सब अपना पैसा लगा देता है, इसमें टैक्स लगता नहीं है, और फिर इसी से आते रहता है फंड। और फिर 28 में सरकारी संस्था में, मतलब जो भी सरकारी संस्था है गवर्नमेंट से रिलेटेड, उसमें कोई धर्म रिलेटेड बात नहीं सिखाया जाए कि ये धर्म में ये चीज़ होता है, जैसे कि ये धर्म, जैसे कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ होता है, ये सब नहीं बोला जाए, पढ़ाई से रिलेटेड बात होगा सिर्फ, ये चीज़ मना किया गया। अब देखिए 29, तो 29 में अब क्या है, 29-30 में क्या है, कल्चरल यानी संस्कृति से रिलेटेड था 2। तो संस्कृति में क्या होगा कि अपना जो भी संस्कृति, शिक्षा, ये सब को आप अल्पसंख्यक की रक्षा, शिक्षा, संस्कृति करेगा। मतलब कहने का मतलब कि अल्पसंख्यक का जो भी है ना, उसका भाषा, धर्म, सबको 10% का आरक्षण मिलेगा।
फिर 30 में अलग से मतलब कि अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक मतलब जैसे छोटा जाति को माना जाता था ना पहले, तो वो बड़े जाति को मिलते थे तो वो उसको अच्छा नहीं मानते थे। तो पहले के टाइम में भीमराव अम्बेडकर का जैसे एग्जाम्पल देखिए, वो नीचे जाति से थे तो उनको बड़े जाति लोग को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो इसीलिए इसी से रिलेटेड बना है कि वो अपना रक्षा संस्कृति मतलब इस सब से रिलेटेड ना, वो अगर इसका कुछ भी हनन होता है तो कोर्ट में बोल सकता है। तो अल्पसंख्यक जो है ना, उनसे रिलेटेड भी कानून बना है 29 में। अपना 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 चीज़ का रक्षा कर सकता है, शिक्षा ले सकता है, संस्कृति सब रख सकता है। इसी में 30 में अगर अपने में कंफर्टेबल नहीं था, अल्पसंख्यक वाला अपना अलग से स्कूल खोल सकता है, 30 में लिखा हुआ स्कूल वगैरह खोल सकता है। ठीक है। फिर 31 में संपत्ति का अधिकार जो था वो तो अभी हो गया। अब 300 के कम में इंक्लूड किया गया है, जो अब कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी कि कानूनी अधिकार यानी सरकार कभी भी संपत्ति आपका लेना चाहे तो ले सकता है, पैसा दे के ले जाता है। जैसे कि रेलवे में चला जाता है ज़मीन, और फिर स्मार्ट सिटी में भी बनने में चला जाता है ज़मीन, तो फिर वो तो देना ही पड़ता है। फिर संवैधानिक उपचार की आत्मा, यानी कि अगर फंडामेंटल राइट में कुछ भी गड़बड़ है तो क्या क्या कानून हो जाए, ये 32 में है। इसी को बोला गया है संविधान का आत्मा, इसको बोला गया संविधान का आत्मा। ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें 5 रीट निकाला जाता है। इसमें मेनली इसको रीट बोला जाता है। जैसे कोई चीज़ का नाम दे गया है रीट, अगर फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो किस तरह का रीट होना चाहिए। तो पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी को बंदी बना लिया गया तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना है। ये चीज़, यही बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी से मतलब याद रखिए कि बंदी बनाया तो उसको पेश करना है न्यायालय में। फिर दूसरा, परमादेश, यानी कि लापरवाह अधिकार पर, यानी परमादेश कोई चीज़ आदेश देना। किसको आदेश देगा, जो काम अच्छा नहीं करेगा, यानी पब्लिक ड्यूटी में अच्छा से नहीं करता है तो उसको आदेश दिया जाएगा कि तुम अच्छा से करो। और अधिकार परीक्षा, अधिकार से अधिक कार्य करने पर। अधिकार परीक्षा मतलब जिसका जितना अधिकार है ना उतना ही करना, यानी पोस्टमार्टम। इसको कोवेंटो बोला जाता है इंग्लिश में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी सरकारी या जैसे सरकारी व्यक्ति होता है ना, तो क्या कहता है, वो बोलता है ना कि हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे ये चीज़। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल, हॉस्पिटल में झाड़ू वाला भी ना क्या करता है ना, कभी कोई कंपाउंडर नहीं रहता तो सुई दे देता है। तो मतलब वो उसका काम है सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए, वो सुई भी दे रहा, तो वो अधिकार परीक्षा है। यहाँ पे उसको रोका जा सकता है, अगर पकड़ा गया तो अधिकार परीक्षा के तहत उसको रोका जा सकता है। ठीक है, गलत कामों से रोकने के लिए। जैसे एसपीडीएम ही होते हैं तो अपना अधिकार से ज़्यादा क्या कभी कभी क्या होते हैं, रिश्वत लेके और कोई जो चीज़ें नहीं लीगल उसको लीगल करके दे देते हैं। तो ये चीज़ भी होता है, ये अधिकार परीक्षा के अंदर आता है। फिर प्रतिषेध, यानी कि हाई कोर्ट का जो अगर फैसला रहेगा ना उसको रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ये चीज़, और उत्प्रेक्षण, न्याय का फैसला बदलना। अगर हाई कोर्ट का कोई रोक भी सकता है, और फिर उत्प्रेक्षण में अगर कोई हाई कोर्ट फैसला दे दिया तो उसको बदल भी सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो बस ये याद रखना कि 5 रीट है, किसमें बंदी से रिलेटेड याद रखिए कि बंदी बनाया तो उसको छोड़ना है। परमादेश यानी आदेश देगा, कोई भी लापरवाह है तो उसको आदेश देगा। अधिकार परीक्षा यानी अधिकार से ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको रोकना। फिर प्रतिषेध यानी कि न्यायालय के काम को रोक सकता है। न्यायालय मतलब कि कोई अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम चल रहा है तो हाई कोर्ट वाला रोक सकता है, हाई कोर्ट में काम चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट वाला रोक सकता है। उत्प्रेषक में उसका अगर कोई फैसला दे दिया गलत है तो उसको चेंज हो सकता है। उत्प्रेषण के थ्रू ही ना मर्डर के जो किया था, तो निर्भया कांड में देखे थे जो वो था ना, जो रेप करने वाला था, तो उत्प्रेषण के थ्रू ही पहले तो हाई कोर्ट में अगर हारा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में भी दलील हार गया, तो उसके बाद फिर इसी के थ्रू फिर वो राष्ट्रपति से क्षमा के लिए भी भेजा था। तो ये किसके थ्रू, यही उत्प्रेषण के थ्रू। अब इसके बाद 32 में तो देख लिए हम लोग कि ठीक है, अब उपचार है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। अब
भाग 4 दिया हुआ। अच्छा 33, 34, 35 नहीं दिया क्योंकि उतना नहीं है, इससे उतना क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन पूछा था ना वही चीज़ दिया हुआ है इसमें, क्योंकि रिवीजन वाला सीरीज है। 33 में है ना मेनली ऊपर से बताया, तो सेना जो राजदूत है ना ये सब का नाम, ये सब का कानून अपना 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 सेना वाला ही करेगा, इसमें कोई केंद्र वाला नहीं आके कर सकता। सेना का सेना करेगा, ये सब रिस्ट्रिक्शन टू राइट रहता है, वो सब का अपना अनुसार रहेगा। फिर 34 में मार्शल लॉ, सेना वाले के लिए मार्शल लॉ रहता है। अब 35 में क्या है ना कि पॉजिटिव काम के लिए कुछ भी फंडामेंटल राइट में चेंज हो सकता है, कोई भी अच्छे कामों के लिए, ये चीज़ बोला गया। तो चलिए हम लोग एक क्विक रिवीजन फिर से करते हैं, क्या क्या हम लोग अभी तक में पढ़ा। देखिए भाग कितना आर्टिकल है हमारा, 395 आर्टिकल है। पहला भाग में क्या देखें, अब भाग कितना है, पार्ट 22 है। पार्ट 22 में पहला भाग में 1 से 4 तक क्या है, सिटीजनशिप की नहीं 1 से 4 तक में पहले भारत यूनियन है, देशों का राज्यों का यूनियन है, एकजुट है। फिर विदेशी को अपने में मिला सकता है इंडिया, फिर ये अपने में फिर इसको तोड़ सकता है, अलग अलग राज्य कर सकता है। और फिर चौथा में आर्टिकल 4 में क्या है कि इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा, 3-4 वाला अगर काम होगा, क्योंकि पहले सूचना दिया जाता है। फिर 5वां आर्टिकल 5 से 12 तक में, 5 से 11 तक में सिटीजनशिप की चर्चा है, ये कहाँ से लिया गया है, यूके से लिया गया। फिर आर्टिकल पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट की चर्चा, ये कहाँ से लिया गया, यूएस से, क्योंकि यूएस का अच्छा देखा कि अच्छा वहाँ का नागरिक के लिए अच्छा है, तो यही यहाँ से लिया गया यूएस से। तो इसमें कितना आर्टिकल 12 से 35 तक की चर्चा, ठीक है। इसमें भी फंडामेंटल राइट क्षेत्र का, समानता का, स्वतंत्रता का, समानता का 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का 18 से 22 तक, फिर 23-24 में शोषण से विरुद्ध, फिर 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड, फिर 29 संस्कृति से रिलेटेड, फिर 32 में है उपचार फंडामेंटल राइट का, और 33-34 में है सैनिक से रिलेटेड, और 35 में कोई भी चेंज हो सकता है पॉजिटिव। यहाँ तक हम लोग को देख लें। अब भाग 4 देखिए, फंडामेंटल राइट में ना कुछ भी होता है तो पहले ही बता दिएगा कि इसका रक्षक कौन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब कुछ भी आपका होता है तो आप कोर्ट में जाके दलील दे सकते हैं कि हाँ मेरा ये चीज़ हो गया, फाइल कर सकते हैं। लेकिन नीति नहीं दे सकता तो मैं ना, फंडामेंटल ड्यूटी, यानी ड्यूटी में अगर कुछ हुआ तो आप नहीं जा सकते कोर्ट, इसके लिए कोर्ट बाध्य नहीं है। अगर केंद्र या राज्य को ये चीज़ पॉसिबल है तो ये चीज़ लागू हो सकता है, नहीं तो नहीं भी करता है, इसमें कोई आप दबाव नहीं डाला सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है, मेनली नीति नहीं दे सकता तो आयरलैंड से लिया गया, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड वाला भी ना इससे पहले उसने स्पेन से लिया था, तो मेनली आयरलैंड और स्पेन दोनों को याद रखना है कि आयरलैंड स्पेन से लिया। और अब देखिए ये आयरलैंड से लिया गया, यहाँ पे लिखा हुआ ही आयरलैंड से लिया गया। इसमें शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य, मतलब अनिवार्य बनाया गया, लेकिन ये न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं है, न्यायालय आप नहीं जा सकते, लेकिन न्यायालय इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर नहीं ये चीज़ लागू हो रहा है तो इसके लिए न्यायालय रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस ये कल्याण, लोक कल्याण के लिए बनाया गया, बस कल्याणकारी और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। अब इसमें जो ये नीति निर्देशक तत्व है, इसको 2 आदमी, मतलब BN राव एक थे, BN राव को आप नाम सुना होगा, और फिर KT शाह। तो KT शाह ने इसे चेक बोला है, मतलब कि संविधान का चेक बोला, एक तरह से जैसे चेक आता है ना, उसको चेक बोला है। चेक मीन्स क्या होता है कि चेक, कभी कोई भी मतलब कि अगर प्रॉब्लम आता है तो चेक दे के हम लोग भंजा लेते हैं, तुरंत नहीं भंजता, तो उसी तरह से इसको भी बोला गया चेक। और BN राव ने, एक BN राव थे, उन्होंने ही ये नीति निर्देशक तत्व बनाया था, ठीक है। चलिए हाँ, अब मेनली नीति निर्देशक तत्व में 36 से 51 तक का आर्टिकल इंक्लूड है। इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखिए 36 में था ना डेफिनीशन, जैसे कि फंडामेंटल राइट में 12 में डेफिनीशन था, तो सबसे पहले डेफिनीशन ही बताया था कि क्या क्या केस में होना चाहिए। तो 36 में राज्यों का डेफिनीशन दिया गया, मीन्स क्या क्या होना चाहिए इससे रिलेटेड DPSP में। और फिर 37 में न्यायालय, इसमें 37 में बता दिया गया किसके लिए कोर्ट बाध्य नहीं होगा, 37 में बताया गया आर्टिकल में। 38 में ये
सिर्फ बोला गया है कि लोक कल्याण के लिए बना है। 38 में बोला गया कि ये सिर्फ लोक कल्याण के लिए बना है। लोक कल्याण में, जैसे लोक कल्याण में क्या बनेगा, लोक कल्याण के लिए बना है तो लोक कल्याण के लिए मेनली राशन कार्ड ये सब हो सकता है। राशन कार्ड होता है, जैसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये सब होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये सब बनेगा डीपीएसपी के अंदर ही आता है। लोक कल्याण के लिए ये सब बनता है। अब मेन स्टार्ट हो रहा 29 से क्वेश्चन पूछा था। 29 स्त्री पुरुष को समान वेतन। और समान वेतन के ये क्वेश्चन पूछा है कि समान वेतन से रिलेटेड चर्चा कौन किस किस चीज़ में है, तो फंडामेंटल राइट में भी है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी। फंडामेंटल राइट में हम लोगों ने देखा ना कि स्त्री पुरुष में समान वेतन नहीं, समान वेतन की चर्चा सिर्फ, और स्त्री पुरुष में समान वेतन तो 29 में, और स्त्री पुरुष में समान वेतन की चर्चा, समानता का अधिकार 14 में। देखिए तो वेतन से रिलेटेड हम लोगों ने देखा ना, एक 39 में, और 14 से 18 तक समानता का अधिकार था ना, तो उसमें 16 में था लोक नियोजन से समानता, तो यानी नौकरी में समानता। तो 2 बार नौकरी में समानता कहाँ पे चर्चा, एक फंडामेंटल राइट के 16 में, और इसमें स्त्री पुरुष के समान वेतन में तो 39 में। और समान वेतन ये नहीं कि अलग अलग पोस्ट पे तो नहीं, सेम पोस्ट पे अगर है तो दोनों को समान मिलेगा, ये मतलब कहने का। फिर 39 के क्रम में निःशुल्क विधि समानता, यानी कुछ कुछ में निःशुल्क विधि समानता छूट मिलेगा। तो ये 39 का है ना, बाद में जोड़ा गया है निःशुल्क विधि। अगर कोई चीज़ फ्री मिल रहा है तो सबको मिलेगा ही। जैसे अभी क्या है, जब कोरोना के बाद लॉकडाउन में मोदी जी ने क्या स्टार्ट किया, ये योजना स्टार्ट किया ना कि हर घर में मतलब 5 किलो गेहूँ या चावल मिलेगा, सबको फ्री में मिल रहा है, 2, 3, 4 रुपये किलो। तो सबके लिए राशन कार्ड बनाए, तो इसी तरह से कि निःशुल्क विधि समानता जो मिलेगा ना सबको मिलेगा। फिर 40 पंचायत मैंने बताया, ये पंचायत की चर्चा किस में भी है, अनुसूची में भी किया गया। पंचायत किस में, अनुसूची कितना 10 में जुड़ा है, और 11 में नगर पालिका, तो पंचायत जुड़ा है 10 में। और कौन से संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। कितने इसमें सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट है, ये सब याद ही रखना है। तो पंचायत का चर्चा 40 में। ये मेनली पंचायत का सबसे पहला बार कौन, गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था कि अंबेडकर साहब बोलते रहे थे कि पंचायत नहीं रहेगा, गांधी जी बोल रहा कि पंचायत रहेगा। तो यही फिर बाद में विचार करके 2 अक्टूबर को, मतलब 1 अक्टूबर के बाद 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायत कहाँ लागू हुआ था, राजस्थान में। ठीक है, चलिए पंचायत की चर्चा हो गया। नौगौर जिले में, राजस्थान के नौगौर जिले में, यही पूछा था कहाँ सबसे पहले पंचायत लागू हुआ था, राजस्थान में। जो इम्पोर्टेंट वही सिर्फ मैं बोल रही हूँ, तो ये चीज़ नहीं सोचिए कि एक्स्ट्रा मैं बोलते जा रही हूँ। तो पंचायत का चर्चा अनुसूची नंबर पार्ट नंबर 9 में भी है, अनुसूची 9 में आर्टिकल, ठीक है। और कितने किसके तहत जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें 29 सब्जेक्ट है, और ये सबसे पहले राजस्थान के नौगौर में लागू हुआ। कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है। फिर पंचायत के बाद 41 नंबर का नहीं दिया हुआ, कुछ दशाओं में सहायता, मतलब कि कुछ इसमें होता है ना, 41 में है कि कुछ दशाओं में सहायता सरकारी, जो जैसे कि बुढ़ापा पेंशन मिलता है, शिक्षा में पेंशन, विकलांग को छूट, तो इस तरह से है ना, ये 41 में दिया हुआ। लेकिन 42 प्रसूति सहायता में 3 महीना पहले बाद तक, यानी जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती हैं ना, जो काम सरकारी कामों में रहती है, तो उनको 3 महीने पहले और बाद तक मतलब छुट्टी मिलता है, और छुट्टी मिलता है तो उसमें सैलरी नहीं कटता है। तो यही चीज़ है कि प्रसूति सहायता। फिर चौथा में समाज सिविल सहायता, 44 नंबर इम्पॉर्टेंट है। समाज सिविल सहायता यानी इन्फॉर्म सिविल कोड, ये चीज़ है ना, सिर्फ अभी कहीं पे नहीं लागू है, सिर्फ गोवा में लागू है समाज सिविल कोड। ठीक है। अब 45 में ST/SC यानी 20 ST/SC है। क्यों बोला गया, क्योंकि ST/SC को पहले बहुत प्रताड़ित किया जाता था, इसी से रिलेटेड ना, मतलब
एकदम स्पेशल लिखा जाता। तो इसलिए 46 में ST SC रिलेटेड विशेष ध्यान देने के लिए ST SC पे लिखा गया। अब ये नहीं कि नहीं ध्यान दिया जाएगा तो ये कोर्ट में चला जाएगा, ये नहीं, बस इसमें कल्याण के लिए ST SC के लिए अलग से लिखा गया है 46 में। 47 में शराबबंदी पे प्रतिरोध, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी शराबबंदी पे बहुत चल रहा है। तो शराबबंदी पे प्रतिरोध किस आर्टिकल में है? तो 47 नंबर आर्टिकल में है शराबबंदी पे प्रतिरोध, प्रतिबंध। प्रतिबंध से रिलेटेड देखिए शराब पे ही सिर्फ नहीं, और जो भी नशीले चीज़ है उस पर भी प्रतिबंध 47 के तहत ही लगता है। एक बार मैगी पे भी प्रतिबंध इसी के तहत लगा था, जो मैगी में बहुत सारा मतलब कि जहरीला, मतलब कि बहुत विषैला टाइप का उसमें मसाला डाल दिया जाता था। इसके लिए भी फिश जो बनाता है ना इसको, तो इसके द्वारा उसमें प्रतिबंध लगाया गया था 47 के तहत। फिर 48 में कृषि, पशुपालन, पशु हत्या, ये सब पे भी बनाया गया है, मतलब कि पशु हत्या करने पे, जैसे कि जो भी कृषि पशुपालन से रिलेटेड है ना, जैसे कि गाय, तो गाय दूध देने वाली है, तो ये सब को आप मार नहीं सकते, इस पे भी कानून बना हुआ है और इस पे बहुत कठोर कानून है। अगर पशु की हत्या करते हुए कोई पकड़ा जाता है या केस हो जाता है तो उसको जेल, अच्छा जेल मतलब जो नियम है ना वो होता है। तो पशु चिकित्सा, ये सब पशु हत्या करने पे, दूध देने वाले पे, ये सब पे आप हत्या नहीं कर सकते, तो इस पे भी रोक है 48 नंबर निकल। फिर 39 में राष्ट्रीय स्मारकों, जो जैसे ताजमहल, ये सब पे, ताजमहल हो गया, इंडिया गेट, ये सब को आप हानि नहीं पहुंचा सकते। इसका रक्षा कौन करेगा? केंद्र करेगा। तो ये चीज़ बोला गया कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना है। फिर 50 में कार्यपालिका, न्यायपालिका दोनों अलग अलग रहेगा। न्यायपालिका में क्या होता है? कोर्ट आता है। कार्यपालिका में कर्मचारी वगैरह, जैसे कि संसद वाले लोग, कोर्ट वाले लोग न्यायपालिका के अंतर्गत। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति हमेशा बनाए रखना, इंटरनेशनल पीस, बस चर्चा। ये 50 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का चर्चा कौन से आर्टिकल में है? तो 50 नंबर आर्टिकल में है, ठीक है, याद रखना है सबसे। और फिर ये 48 नंबर भी पूछा गया है पशु हत्या का चर्चा के बारे में 48 में। और इसी में फिर 48 के का बनाया गया था बाद में, मतलब कि जो नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब है, ये सब की रक्षा करना, तो 48 के का में बाद में जोड़ा गया था। निकले 48 और 50 नंबर दोनों इंपॉर्टेंट बहुत है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया। फिर इधर देखिए 39, चलिए इसको रिवीजन कर लेते हैं पूरा ही। फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इसमें 36 से 51 तक है। 51 तक हम लोग देख लिया। 36 में मेनली डेफिनेशन था। 27 में वही कोर्ट में नहीं जा सकते। 28 में बोला गया कि लोक कल्याण के लिए बना, जैसे राशन कार्ड, ये सब लोक कल्याण के लिए बना है, बताया गया। फिर 29 में यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, जो फीमेल मेल है दोनों में समान वेतन मिलेगा। समान वेतन का चर्चा फंडामेंटल राइट में कहाँ गया? 16 में किया गया, ठीक है। फिर 39 के काम में बाद में निःशुल्क विधि जो भी रहेगा, फ्री कुछ भी मिलना है तो सबको मिलेगा, ये चीज़ का चर्चा। 40 पंचायत की चर्चा 40 में किया गया। ये पंचायत कब जुड़ा? तो 2 अक्टूबर 1959 को जुड़ा। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। फिर कौन से संविधान संशोधन के तहत जुड़ा? 73वां संविधान संशोधन के तहत जुड़ा। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? राजस्थान के नौगौर जिले में लागू हुआ, ठीक है। प्रस्तुति सहायता 42 में मिलेगा। 41 में कुछ दशाओं में सहायता, वो तो अलग है। 42 में प्रस्तुति यानी प्रेग्नेंट लेडी को 3 महीने पहले बाद तक का वेतन मिलेगा। 44 में समान सेवी सहायता, अभी सिर्फ गोवा में लागू है। फिर 46 में ST, अच्छा 45 नंबर नहीं दिया हुआ है, ओके। 45 नंबर में देखिए, 45 नंबर में है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मतलब कि उसके माता पिता जरूर शिक्षा दिलाएं। शिक्षा से रिलेटेड कानून बनाया गया था। तथा साथ ही साथ देखिए शिक्षा से रिलेटेड यहाँ पे भी देखिए 45 में बनाया गया ना कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उसके माता पिता शिक्षा दिलाएंगे। शिक्षा से रिलेटेड एक कानून कहाँ पे हम लोग देखे ना, 21 के काम में, 12 लीदी में 21 के का में शिक्षा से रिलेटेड यानी कि शिक्षा अनिवार्य है, ये चीज़ जोड़ा गया था ना 21 के का में। पता नहीं इसमें
अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे बता ही नहीं थी। देखिए 21 के कम बोला गया था ना, प्राणेंद्र देखा 21 के का भी जोड़ा गया था बाद में। शिक्षा का अधिकार, संपत्ति वाला हटाया था ना, शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया था। यही चीज़ याद रखना कि संपत्ति का इससे निकला गया, संपत्ति फंडामेंटल राइट से निकल गया था और शिक्षा जुटा था। ये मतलब शिक्षा का अधिकार अगर नहीं मिलता तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आप मतलब कुछ बोल सकते हैं कि हमको शिक्षा नहीं मिल रहा, हमको दिया जाए। ठीक है, तो ये शिक्षा का अधिकारी किसके काम में जुड़ा था। और फिर यहाँ पे आके 45 में बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के लोगों को उसके माता पिता शिक्षा दिलाएंगे। ठीक है, तो ये बस यही है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ क्या याद रखना है, शिक्षा से रिलेटेड और नौकरी से रिलेटेड, दोनों चीज़ का चर्चा फंडामेंटल राइट और ड्यूटी दोनों में किया गया। फिर ST/SC के लिए थोड़ा सा विशेष प्रावधान तो 46 में बता दिया गया। 47 में शराब से प्रतिबंध, ये कोई भी नशीले चीज़ पे प्रतिबंध, तो 47 में। फिर कृषि पशुपालन यानी गाय वाय को हत्या कर देता है लोग, तो ये 48 में कानून बना गया। फिर 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की आप रक्षा कर सकते हैं, न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग 50 में, और 50 के में। ठीक है, और फिर 51 में इंटरनेशनल पीस अब बना के रखना है। ठीक है, तो 51 तक देख लिया अंतर्राष्ट्रीय पीस, यानी 1 से आर्टिकल 51 तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक, और फिर अब देखिए 51 के काम में हम लोग पढ़ना था ना, फंडामेंटल जो कर्तव्य था, मूल कर्तव्य की चर्चा, ड्यूटी का चर्चा। तो पहले फंडामेंटल 4 के का इसको बोला गया भाग, और 51 के का बोला गया, बाद में ही जोड़ा गया। देखिए फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन, जब इंदिरा गांधी के टाइम में इस 42वां संविधान संशोधन बहुत सारा चीज़ जोड़ा गया। तो ये मेनली इंदिरा गांधी के टाइम में होता था। तो इसमें ना 10 कर्तव्य जोड़ा गया कि 10 मेन कर्तव्य क्या होना चाहिए लोगों के लिए, तो इंदिरा गांधी जी ने ये जोड़ा था। तो फिर बाद में जाके एक और कर्तव्य जोड़ा गया, एक 86वां संविधान संशोधन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी, प्रारंभ में कुल 0 कर्तव्य थे, कर्तव्य वगैरह नहीं था, लेकिन बाद में जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ, और ये समिति था स्वर्ण सिंह समिति, तो 10 कर्तव्य जोड़ा गया। फिर 46वां संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ा गया जो 22 के क में, तो टोटल 11 मूल्य कर्तव्य हो गए। मूल कर्तव्य मेनली कहाँ से, रूस से लिया गया, ये दंडनीय नहीं है, तो मैंने बताया USSR से लिया गया मूल कर्तव्य। तो चलिए पूरा रिवीजन फिर से करते हैं, क्योंकि हम लोग को मेन काम है रिवीजन के लिए। टोटल आर्टिकल कितना था, 395 था। कितने भाग थे, 22 भाग थे। ठीक है, और शेड्यूल कितने थे, यानी कि अनुसूची कितना था, पहले 8 था, फिर 12 में पहले तो 12 यानी 8 तक तो पहले था। 9वां पहला कौन जुटा, तो भूमि सुधार पहला जुटा, भूमि वाला। फिर 10वां में कौन जुटा, दल बदल नियम वाला। 11वां में पंचायत आया, 12वां में नगर पालिका आया। ये चीज़ हो गया। फिर आर्टिकल पे आते हैं, तो 195 आर्टिकल का पार्ट वन में 1 से 4 आर्टिकल तक चर्चा है। इसमें क्या चर्चा है कि भारत यूनियन है, देश का दूसरा यूनियन है, तो बाहर वाला क्षेत्र को भी मिला सकता है अपने यूनियन में, जैसे सिक्किम को मिलाया। फिर अपने जो यूनियन उसको तोड़ फोड़ कर सकता है, यानी राज्यों का बंटवारा हो सकता है, जैसे कि पहले आंध्र प्रदेश, फिर भाषा आधार पर फजल अली आयोग और इसके धारा आयोग, 2 आयोग इससे रिलेटेड है। ये नाम याद रखना कि कौन आयोग किससे रिलेटेड है। इसके धारा आयोग ने के द्वारा ही बना, भाषा आधार पर राज्यों का गठन हुआ, और फजल अली आयोग द्वारा इसके धारा आयोग ने विरोध किया था। ठीक है, और फिर 4था नंबर आर्टिकल, उसमें प्रेसिडेंट कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, 3रा 4था में कोई भी संशोधन होगा तो ठीक। फिर 5वां पार्ट 1 हो गया। पार्ट टू में क्या है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप की चर्चा है। इसमें 5 से 11 तक है। तो सिटीजनशिप में मेनली की चर्चा है। पार्ट 11 ये कहाँ से लिया गया, यूके, यानी यूके को देखा, ब्रिटेन वाले ही शासन कर रहे थे तो वहीं से लिया गया। ठीक है, तो इसमें मेनली कौन है, आर्टिकल 8 नंबर है, जो विदेश भ्रमण पे जाएंगे तो नागरिकता नहीं ख़त्म नहीं होगा, रहेगा। अब 9 में यानी कि अगर बाहर का आप सिटीजनशिप लेते तो यहाँ का इंड हो जाएगा। 10 में अगर आप
कोई भी देश विरोधी काम करते हैं तो नागरिकता खत्म हो जाएगा। और फिर 11 में इससे रिलेटेड कानून कौन बनाएगा, तो होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय बनाएगा, जैसे कि NCR वाला आया था कानून। ठीक है, तो ये सिटीजनशिप ही खत्म कहाँ से आया, यूके से। एकदम मैं थोड़ा सा सुलझा हुआ बता रही हूँ, सुलझ के, जैसे कि उलझन ना हो। पार्ट थ्री में कौन चीज़ का चर्चा है, फंडामेंटल राइट का चर्चा, यानी कि फंडामेंटल राइट मूल कर्तव्य हिंदी में। इसमें 12 से 35 तक के आर्टिकल की चर्चा है। 12 में क्या है, मेनली डेफिनेशन दिया गया है कि क्या होना चाहिए, कौन सा कैसे होना चाहिए फंडामेंटल राइट। तो यानी स्टेट बोर्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक बोर्ड, ये सब अपने खुद में एक स्टेट है, वो अपना कानून अपने बना सकता है। फिर 13 में क्या चर्चा है, अगर ये फंडामेंटल राइट से किसी वस्तु या समुदाय को कुछ भी हानि होता है तो उसमें चेंज हो सकता है या बदलाव हो सकता है या इंड हो सकता है, सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या, जैसे कि 3 तलाक आया, 3 तलाक को इंड कर दिया गया। मुसलमान औरतों के लिए ये सब 3 तलाक बोलने के बाद उनको तलाक दिया जाता था, तो ये इंड हो गया। ठीक है, 13 तक। फिर फंडामेंटल राइट 13 तक क्या है, फिर फंडामेंटल राइट 6 तरह का है। इसका चर्चा पहले समानता, पहले हमको समानता दीजिए, पहले समानता नहीं था, तो 14 से 18 तक समानता की चर्चा। फिर स्वतंत्रता की चर्चा 19 से 21 तक, 19 से 22 तक। फिर शोषण के विरोध, यानी किसी चीज़ का शोषण नहीं होना चाहिए, तो 23-24 में है। शोषण के बाद धार्मिक से रिलेटेड, तो 25 से 28 तक। उसके बाद संस्कृति से रिलेटेड तो 29 से 30। और फिर 31 था संपत्ति का, तो इंड हो गया। 32 में क्या है, 32 में 5 तरह का रीट निकाला था, यानी इसे संरक्षण के लिए। और 33 में तो 33-34 मेनली ये सेना के लिए है, उसके लिए मार्शल राइट ये सब खुद बनाएगा। 35 जो कोई भी पॉजिटिव चेंज हो सकता है फंडामेंटल राइट में, ये बोला गया था। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट इंड हो गया। फंडामेंटल पार्ट 4, 3 पार्ट खत्म हो गया। पार्ट 4 DPSP यानी मौलिक कर्तव्य। तो इसमें मेन 36 से 51 तक का आर्टिकल का चर्चा है। 36 में डेफिनेशन दिया गया है। 37 में क्या बोला गया कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। फिर 38 में बोला गया कि लोक कल्याण के लिए बना, जैसे राशन कार्ड ये सब वगैरह। फिर 39 में स्त्री पुरुष के वेतन में समानताएं होनी चाहिए। फिर 39 के काम में निःशुल्क विधि मिलेगा। 40 में पंचायत की चर्चा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। 41 में कुछ दशाओं में समानता लोगों को मिलेगा, अगर कुछ भी काम हो गया तो उसमें समानता मिलेगा, यानी सहायता मिलेगा सरकार के द्वारा। 42 में प्रसूति यानी प्रेग्नेंट लेडी को 3 महीने पहले बाद तक छुट्टी और उसका वेतन मिलेगा। फिर 43 में बोला गया है कि 43 भी नहीं इसमें दिया था। 43 में बोला गया था ना कि मतलब कि जीवन जीने के जितना भी मजदूरी करेगा लोग, तो जीने के लिए जितना पैसा चाहिए ना उतना देगा ही, मजदूरी कम नहीं दे सकता। फिर 44 में समाज सेवी सहायता, जो गोवा में मेनली अभी है, कहीं और नहीं लागू है। 45 में चर्चा था, मतलब कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उसके माता पिता का कर्तव्य है कि वो शिक्षा दिलाएंगे। ये शिक्षा का चर्चा कहाँ पे, 21 के का में भी हुआ था, फंडामेंटल राइट में बाद में जोड़ा गया था। फिर 46 में ST/SC के लिए विशेष प्रबंध की चर्चा। 47 में शराब से रिलेटेड था। 48 में कृषि पशुपालन से। 39 में राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करेंगे। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। और फिर 41 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। फिर 51 के का में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। 10 मूल्य कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर उसके बाद एक और जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। ये दंडनीय नहीं, ये कहाँ से लिया गया था, USSR यानी रूस से लिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने 1 घंटा में टोटल 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता ही दिया मोस्ट ऑफ। अब अगला जो पार्ट है 5, आप देखिए अगला पार्ट 5 में रहेगा ना। इसमें मेनली से पार्ट 5 में
52 से 151 तक का है। इसमें मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का जो भी काम रहेगा उसमें रिलेटेड है, राष्ट्रपति का, फिर कोर्ट से, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जो काम होता है ना, क्या क्या संविधान बना है उससे रिलेटेड पढ़ना है। तो यहाँ तक में हम लोग इम्पोर्टेंट सब पढ़ ही लिए। अब इसमें मेन क्या बताना रह गया, एक चीज़ और में, हाँ एक चीज़ था जो ये बाद में जो 86वां संविधान संशोधन में एक जुटा था ना, ये मैं भूल गई बताना। ये जो एक जुटा है मेनली इसमें क्या जुटा था, शिक्षा का जो था ना, कि मतलब मेनली शिक्षा होना ही चाहिए, यही जुटा था एक और फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटी में, सॉरी राइट बोल रही, ड्यूटी में शिक्षा वाला जो बाद में 86वां संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा था। यही लिखा हुआ अभिभावक 22 के का 11 मूल्य कर्तव्य बना। और एक चीज़, हाँ ये 48 के का है ना, इसमें पशुपालन पशु चिकित्सा हत्या, और 48 के क में है ना, यही पर्यावरण की रक्षा भी करेगा सरकार। देखिए पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारा सरकार अभी भी ला रहे हैं, जैसे कि जीरो कार्बन का पॉलिसी 2070 तक है रखे हैं, तो पर्यावरण से रिलेटेड है। फिर ओजोन लेयर से रिलेटेड बहुत सारा संगठन बनाया गया था, ये कौन करता है, सरकार रखेगा। तो यही 48 के क में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो यही 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, तभी इसी में यही जोड़ा गया था। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि बस पर्यावरण से रिलेटेड जो भी 48 के काम में बाद में जुटा था, क्योंकि बाद में जुटा ना, तो यही यहाँ पे क्वेश्चन उठ जाता कि पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड कब कानून बना था। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में बना था, 48 के काम में जुटा है, और इसी में फिर 10 गो कर्तव्य जुड़ा गया था। जब राज्य का कोई भी रहेगा ना, चलिए ठीक है यहीं तक है, फिर और ज़्यादा बता देंगे कि कुछ है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। और अगला पार्ट सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आपको कैसा सेशन लगा प्लीज़ लिखिए। थैंक यू।